नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अनश 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। अंचल आंचल में देश और दुनिया के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों की, जिसका रास्ता अब साफ हो चुका है। बढ़ी हुई दर में संशोधन के बाद रायपुर और कोरबा जिले में आज से संशोधित गाइडलाइन जो दरें हैं लागू कर दी गई हैं। बता दें आपको कि शासन के निर्देश पर रायपुर और कोरबा की जिला मूल्यांकन समिति ने संशोधन प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा था, जिनको महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुमोदन दे दिया गया है। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य शासन का उद्देश्य भूमि और संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और जनहितैषी बनाना है। गाइडलाइन दरों का समय समय पर पुनरीक्षण वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे आम नागरिक को सुविधाएं मिल सके। तो रायपुर कोरबा में संशोधित दरें लागू कर दी गई हैं। संपत्ति गाइडलाइन दरों में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। ये महत्वपूर्ण खबर है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जो रजिस्ट्री करवाने चाहते हैं उनके लिए ये खबर वाकई इंपॉर्टेंट है। अन्य जिलों के लिए तत्काल लागू किया जाएगा इसको। सीएम ने कहा है कि पारदर्शी हमें इस परियोजना को बनाना है। गाइडलाइन दरों में संशोधन को मंजूरी मिलने के साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि लोगों को फायदा मिले और सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। सरकार की यही कोशिश है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की तारीखें आ चुकी हैं। जी हां, विधानसभा सचिवालय की तरफ से गजट नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके मुताबिक बजट सत्र की शुरुआत इस बार 23 फरवरी से होगी, जो कि 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान विधानसभा में कुल 15 बैठकें आयोजित होंगी और सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमन डेका सदन को संबोधित करेंगे। उनके अभिभाषण के साथ बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। राज्यपाल अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगे की परियोजनाओं की जानकारी देंगे। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण सदन में प्रस्तुत करेगी। साथ ही विकास कार्य, जनहित से जुड़े मुद्दे और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से बात होगी। इस सत्र में नए विधेयक के साथ ही अनुपूरक बजट पर भी विचार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी, जैसा कि हर बार देखने को मिलता है। बजट सत्र को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इधर पन्ना जिले से मिड डे मील की एक चौंकाने वाली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहां पे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ग्राम पंचायत गहरा की घटना है। शासकीय स्कूल में नौनिहालों को जंग लगी और गंदी थालियों में खाना मिल रहा है। भोजन की गुणवत्ता किस तरह की, तस्वीरें आप देखिएगा। सब्जी के नाम पर सिर्फ पानी में तैरते हुए आलू नजर आते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल में पानी की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। छोटे छोटे बच्चे खुद अपनी थालियां धोने पर मजबूर हैं। ये लापरवाही सीधे तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खतरा बन रही है। सवाल ये होता है कि जिम्मेदार अधिकारी आखिर जागेंगे कब, और कब तक नौनिहाल, कब तक बच्चे ऐसी अव्यवस्थाओं का शिकार होते रहेंगे। तो बच्चे न सिर्फ खुद थालियां धो रहे, बल्कि मिड डे मील में एक बड़ी लापरवाही, जहां पे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको जंग लगी थाली में खाना परोसा जा रहा है। कभी पहाड़ जंगलों में खौफ का पर्याय बने, जिनके हाथों में कभी बारूद और कभी बंदूक थी, आज उन्हीं हाथों में मेहंदी के रंग बिखर रहे हैं, मंगलसूत्र मंगल गान कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माओवादियों की, जो कि पिछले दिनों की बात अब हो गई है। ये शब्द अब पुराना हो गया है। आज वहां पे शांति है, सुकून है और सुखमय जीवन की राह जो है नजर आती है। नारायणपुर में शुक्रवार को मंगलमय दृश्य साकार होने जा रहा था, जो सिर्फ एक विवाह नहीं होगा, बल्कि नक्सल मुक्त बस्तर की जीवन तस्वीर होगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आत्मसमर्पित 4 नक्सली जोड़ों का सामूहिक विवाह मंगलवार को होगा। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि नव दंपति को आशीर्वाद देंगे। ये कल तक हिंसा की राह पर थे, आज सुकून भरा जीवन जी रहे हैं। बता दें आपको कि चारों जोड़े जो है नक्सली संगठन में पीपीसीएम, डीवीसीएम, एसीएम और पीएम जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर थे। सालों तक जंगलों की खाक छानते रहे, संघर्ष करते रहे, भय और भटकाव का जीवन जिया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति और भारत सरकार के नक्सल मुक्त बस्तर के संकल्प ने उनको एक नई दिशा दिखाई। शुक्रवार को रंजीत पीपीसीएम, कोशी पीपीसीएम, सुखलाल डीवीसीएम और कमला गोटा एसीएम
मासो मांडवी पीपीसीएम, रीता कवासी पीएम, सनी राम एसीएम और सुशीला पीएम ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटकर उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। जंगल की जिंदगी से घर आंगन के सपनों तक इनके जीवन में न कभी ढोल था, न मंगल गीत थे, न परिवार का साथ था। आज पहली बार इनकी शादी में सरकार अभिभावक बनी है। मुख्यमंत्री स्वयं आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। समाज खुले दिल से उनको स्वीकार कर रहा है। ये शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं होगी, बल्कि हिंसा और विश्वास के बीच एक समझौते पर मुहर होगी। संदेश बिल्कुल साफ है, लौटने वालों के दरवाजे आज भी खुले हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे आत्मसमर्पण ये साबित कर रहे हैं कि सरकार सिर्फ सुरक्षा नहीं, सम्मान, रोजगार और भविष्य की सुरक्षित करी लोगों का। और ये आयोजन उन भटके युवाओं के लिए एक संदेश होगा जो हिंसा छोड़ रहे हैं, जीवन को चुन रहे हैं। सरकार तुम्हारे साथ खड़ी, ये बताने की कोशिश की जा रही है। नारायणपुर से उठती उम्मीद की रोशनी। जब मुख्यमंत्री खुद हार्डकोर नक्सलियों की शादी में शामिल होते हैं तो ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि युगांतकारी संदेश होता है। नारायणपुर में आज सिर्फ एक खबर नहीं है, एक कहानी है जहां पे बंदूक हार गई और भरोसा जीत गया। अगली खबर बीजापुर से। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर दो बड़ी सफलताएं मिली है। पामेड़ इलाके में डीआरजी के जवानों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 7 लाख के 2 नक्सली मार गिराए गए। मारे गए नक्सलियों में पामेड़ एरिया कमेटी का सदस्य प्रदीप उर्फ जोगा और भीमा वेको शामिल था। मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल, एक सामग्री वहां से बरामद की गई। कई विस्फोटक सामग्रियां भी मिली है। बताया जा रहा है कि इलाके में सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी ने ऑपरेशन शुरू किया था। दूसरी तरफ एक और सफलता मिली। लंकापल्ली इलाके में बीडीएस के जवानों ने 20 और 30 किलो के 2 आईडी को बरामद किया और सुरक्षित तौर पर उनको डिफ्यूज किया। बता दें कि इस कार्रवाई से नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सल साजिश नाकाम हुई है। लाल आतंक पर प्रहार। लाल आतंक इस वक्त अंतिम सांसें ले रहा है। 20 और 30 किलो के वजनी 2 आईडी बरामद किए गए हैं जो मौके पर डिफ्यूज भी किए गए। तस्वीर आप देखिए, ये कितना भारी घातक हो सकता था, कितना बड़ा ये विस्फोटक था भारी मात्रा में, जिसको सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया है। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पे भी आईडी बरामद किया गया है। इस आईडी को भी फिलहाल बरामद करने के बाद डिफ्यूज किया गया। मौके से AK-47 राइफल और कई विस्फोटक सामग्रियां भी मिली हैं। तो बीडीएस के जवानों को सफलता मिली है लंकापल्ली मार्ग पर, और डीआरजी के जवानों को सफलता मिली जहां पे 2 नक्सली ढेर किए गए हैं। 2026 की शुरुआत देखिए, जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी में अब तक कितनी मुठभेड़ हो चुकी है, इतनी भारी मात्रा में लोगों ने आत्मसमर्पण किया है कि सफलता के तौर पर इसको देखा ही जा रहा है। जो डेडलाइन है 31 मार्च की, इसके करीब अब सरकार पहुंच रही है। 31 मई तक हो सकता है पुनर्वास नीति पर, 31 जनवरी तक पुनर्वास नीति पर कोई बड़ा फैसला हो सके, लेकिन फरवरी का समय बचा है और मार्च का समय बचा है। सिर्फ 2 महीने शेष है और 60 से 62 दिन के भीतर अब नक्सलियों का खात्मा होना लगभग तय माना जा रहा है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की और उनके द्वारा दी गई सौगातों की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मल्हारगढ़, जो कि मंदसौर जिले में स्थित है, वहां पे 1,17,000 किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपए की भावांतर राशि ट्रांसफर की है। इस दौरान उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए के विकास की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में 4 लोगों की जान बचाते हुए शहीद हुए स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान के बेटे संजय सिंह को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र भी सौंपा। साथ ही मंदसौर को एक और सौगात दी। पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया और प्रदेशवासियों को एक धार्मिक और पर्यटन की सौगात भी दी। देखिए एक रिपोर्ट। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए भावांतर भुगतान योजना की अंतिम किश्त के रूप में प्रदेश के 1,17,000 किसानों के खातों में लगभग 200 करोड़ रुपए अंतरित किए। योजना की शुरुआत से अब तक 7,10,000 से अधिक किसानों को कुल 1,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है और सरकार हर मुश्किल में उनकी ढाल बनकर खड़ी है। किसान हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और परंपरा का आधार है। अगर पानी मिल जाए खेती करने के लिए तो अपने आप फसल सोने की हो जाती है, और ऐसे में हमने निर्णय किया है किसानों की समृद्धि के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे, जो होगा वो सब करेंगे। इसलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं आज, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश में सर्वाधिक
खाद्यान्न उत्पादन कहीं होता है तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन फसलों के माध्यम से होता है। मुख्यमंत्री ने मंदसौर जिले के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। मल्हारगढ़ क्षेत्र में 57.91 करोड़ रुपए की लागत से मंदसौर नीमच स्टेट हाईवे पर 4 लेन फ्लाईओवर और पिपलिया मंडी में 5 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बने रेलवे अंडर ब्रिज का भूमि पूजन किया गया। साथ ही 2.6 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे अंडरपास का लोकार्पण किया। सीएम ने 25 करोड़ रुपए से बने पशुपतिनाथ लोक का भी लोकार्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज भोपाल। बच्चों के उत्थान और उनके शैक्षणिक विकास में योगदान देने वाली संस्था UHFC ने गुरुवार को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही विधायक सावित्री मंडावी और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा। अतिथियों ने 60 से ज्यादा बच्चों को उनके जरूरत के सामान का किट प्रदान किया। इस मौके पर समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले 14 गणमान्य नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। ये एक ही एम था कि हम जब बदलाव चाहते हैं समाज में तो हम अगर एकजुट होकर कोई बदलाव करें तो वो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसी प्रयास के साथ छोटे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान के लिए मैंने चयन किया। मेरे साथ बहुत सारी मेरी शिक्षिकाएं भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि मैं खुद एक शिक्षिका हूँ। तो हमने देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक मामूली सी वस्तु के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। कई बार उनके पास बैग्स नहीं होते, बॉटल्स पानी के लिए नहीं होती या बुक्स कॉपीज़ की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो हमने इस चीज़ में चयन किया। ऐसे 50-60 बच्चों को हमने लेके आए थे आज यहाँ पर। निश्चित है आज इन सब ने आज हमको इनवाइट किया था और आज यहाँ पहुँची हूँ। और ये UHFC जो इनका संस्था है वाकई में बहुत अच्छा लगा। ये लगा कि वाकई में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आए थे। उन बच्चों को इन संस्था के द्वारा बैग हो गया, चाहे बच्चों के जो भी ज़रूरत की सामान है सभी बच्चों को इस संस्था के द्वारा दिया गया। प्लस बच्चों के साथ साथ यहाँ पर जितने भी हमारी जो वाकई में जिस भी विधा में जिस भी कला में जो आगे बढ़ रही हैं, जिस क्षेत्र में बहुत आगे हमारी महिलाएं भी बहुत क्षेत्र में उस क्षेत्र में आगे बढ़ी है। इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है। कमिश्नरी लागू होने के बाद एक पहला फैसला हुआ है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने आदेश जारी किया। नशे से जुड़े सामानों की बिक्री पर रोक रहेगी। रोलिंग पेपर, गोगो, स्मोकिंग कोन की बिक्री पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई। तो ये महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर से कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पहला आदेश, पहला बड़ा फैसला। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा या फिर इनको बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने आदेश जारी किया है। नशे से जुड़े सभी सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रोलिंग पेपर, गोगो, स्मोकिंग कोन की बिक्री पर खासतौर पर रोक लगा दी गई और जो भी इसका उल्लंघन करता है, जो इसको बेचता हुआ पाया जाता है, उस पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। एक और बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान मरीजों पर संकट मंडरा रहा है। आज से निजी अस्पतालों में आयुष्मान से इलाज बंद हो जाएगा। बकाया भुगतान को लेकर AHPI से जुड़े निजी अस्पतालों ने बड़ा फैसला किया है। निजी अस्पतालों का सरकार से 1500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान लंबित है। निजी अस्पतालों ने पोस्टर जारी कर दिए हैं। इलाज बंद रखने के लिए लिखित सूचना दी है। AHPI का अल्टीमेटम है कि भुगतान नहीं हुआ तो लंबे समय तक इलाज बंद रहेगा। तो ये अहम खबर है। सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान का लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन जो AHPI के माध्यम से निजी अस्पताल आयुष्मान के तहत इलाज करते हैं, उन्होंने एक पोस्टर चस्पा कर दिया है और पोस्टर के माध्यम से अल्टीमेटम दिया कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो समय तक इलाज नहीं मिलेगा। गरीब और ग्रामीण मरीजों पर साफ तौर पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए भुगतान लंबित है और थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित है। निजी अस्पतालों का सरकार से 1500 करोड़ का भुगतान लंबित होने के चलते निजी अस्पतालों ने पोस्टर जारी करके कह दिया है इलाज बंद रहेगा। आयुष्मान के तहत आज से निजी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा। AHPI का अल्टीमेटम है, भुगतान नहीं तो लंबे समय तक इलाज बंद रहेगा। अगर भुगतान सरकार नहीं करती तो आगे भी गरीब और जो ग्रामीण मरीज हैं उन पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
और आगे बढ़ेंगे सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों की बात करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नारायणपुर के दौरे पर रहेंगे। तो आज से 2 दिवसीय नारायणपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। 361 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे, लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। अबूझमाड़ समेत दूरस्थ इलाकों में विकास पर सरकार का फोकस होगा। पद्मश्री हेमचंद मांझी और पंडीराम मंडावी से सीएम संवाद भी करेंगे। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने गढ़ बेंगाल घोटुल पहुंचेंगे सीएम। पीडीएस दुकान का निरीक्षण करेंगे, स्कूल में बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और शांत सरोवर में बोटिंग करेंगे, कायाकिंग का शुभारंभ करेंगे। तो आज के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। आज नारायणपुर के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो आज से 2 दिवसीय नारायणपुर का दौरा होगा सीएम साय का। 361 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात जनता को मिलेगी। अबूझमाड़ के साथ ही दूरस्थ इलाकों में विकास पर फोकस है। एक तरफ तो नक्सलवाद का खात्मा और दूसरी तरफ इन इलाकों में विकास पर जोर सरकार दे रही है। आदिवासी संस्कृति को भी आज बढ़ावा मिलेगा। पीडीएस की दुकानों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करने वाले हैं। स्कूली बच्चों के साथ संवाद भी करेंगे। और पन्ना से आपको मिड डे मील योजना की एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां पे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ग्राम पंचायत गैरा के शासकीय स्कूल में ननिहालों को जंग लगी थाली और गंदी थालियों में खाना मिलता है। भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है। सब्जी के नाम पर सिर्फ पानी में आलू तैर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये सब्जी है, ये खाना है जो पोषण के नाम पे बच्चों को दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। ये बच्चे अपनी थालियां खुद धोते हैं, खाना भी इतना गंदा, ऊपर से अपना बर्तन भी खुद धोना पड़ता है। यह लापरवाही सीधे तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा डाल रही है, क्योंकि जंग लगी थालियों में खाना खाना इनके लिए खतरनाक हो सकता है। सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक जागेंगे? अगर जागे हैं तो देख क्यों नहीं रहे, इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? और कब तक नौनिहाल ऐसी अव्यवस्थाओं का शिकार होते रहेंगे? थालियाँ बहुत पहले बजट मिला था स्कूलों को, तो बहुत पहले की खरीदी गई हैं। उनके लिए इस साल फिर बजट दिया गया है। अभी नई खरीदी की कार्रवाई जिला पंचायत द्वारा करवाई जा रही है। इस प्रकार से गंदी थालियों में खाना नहीं, गंदी थाली कितना गंभीर मानते हैं? नहीं, गंभीर है। स्वच्छता पहले है। लगभग पिछले 1 साल से यही व्यवस्था चल रही पानी की। बड़ी मुश्किल से 1 या 1.5 बाल्टी पानी जो है हम लोग बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करवा के लाते हैं, दूर से, बहुत दूर से, जिसमें पूरा विद्यालय स्टाफ एवं सभी मतलब विद्यालय की जितने भी टीचर हैं। व्यवस्था कुछ नहीं है सर, यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। 3 किलोमीटर दूर से मास्टर पानी मंगाते हैं बच्चों के पीने के लिए। थाली भी नहीं ढंग से धुल पाती है उतने पानी में, न बच्चे पी पाते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो कि विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़े करती है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का मंत्री रहता है, वहां पे आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है कि ग्रामीणों को नाले का पानी पीना पड़ रहा है। ये तस्वीर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर कजरवाड़ा पंचायत के पोषक गांव सिमरिया की है। आदिवासी बाहुल्य गांव है, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। पीने के पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, वो भी साफ नहीं मिलता है। मजबूरी में लोग इस पानी को उबालते हैं। कई परतें कपड़ों पर छाना जाता है, उसके बाद इसे पिया जाता है। सवाल उठता है कि क्या यही सरकारी योजनाओं का जमीनी सच है? गांव वाले बता रहे हैं कि गंदे पानी के चलते बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन ठोस काम इस पर नहीं हुआ। नैनपुर अंतर्गत सिमरिया ग्राम है। यहाँ पे ग्रामीण जनों द्वारा बताया गया कि पेयजल की समस्या है जो थोड़े लंबे समय से बनी हुई है। चूंकि पूर्व में भी पीएचई विभाग के द्वारा 3-4 बार बोरिंग का प्रयास किया गया, किंतु ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पर काफी डाउन में है, इस कारण पानी नहीं आ पाया। अतः हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पास में ग्राम पंचायत का एक गाँव है भोंगाद्वार, वहाँ जाकर चूंकि वहाँ पर पानी निकला है बोरिंग के बाद, तो वहाँ से अभी पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। और चूंकि पेयजल हमारी आधारभूत आवश्यकता है, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हम ग्रामीण जनों के साथ खड़े और जल्दी इनकी समस्या का समाधान कर देंगे। थैंक यू। क्योंकि पंचायत ने वहाँ पे नॉन अप्रोचेबल वाली जगह को अप्रोच में नहीं कर पाया और उसके बाद बारिश हो गई, तो बारिश में तो मशीनें चल नहीं पाती हैं और लग भी नहीं पाती, इस कारण से वहाँ बोर नहीं हो पाया था। परंतु अभी वर्तमान में फिर से वही स्थिति आई है, तो हमने मशीन वाले को बोल दिया, वो भी आ रहा है, साइट सिलेक्शन भी हो गया, वहाँ पे हम ट्यूबवेल करेंगे और इनको पेयजल प्रारंभ करवा दिया। तो सिमरिया के लिए भोंगाद्वार ग्राम पंचायत में जाते हुए हम ट्यूबवेल करेंगे और उस स्कीम बोर के माध्यम से इनको पेयजल प्रदाय के लिए पानी लेके आएंगे, वहां से इनको पेयजल प्रारंभ करवा दिया जाए।
और इसके साथ ही अंचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब बने रहिए INS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।